explain you what is meant by classical pathway. क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए क्या चीजें चाहिए? हमने पढ़ा था कि अगर बाहर से एक एंटीजन आ जाए और इसके ऊपर IgG या IgM बाइंड हो जाए और उस IgG को ऑलरेडी C1 अटैक हो जाए ना और उस वजह से जो प्रोटीन एक्टिवेशन होती है उसको क्या कहते हैं? क्लासिकल पाथवे। और अगर माइक्रोबियल एजेंट आके डायरेक्ट एक्टिवेशन करे तो उसको अल्टरनेटिव। और अगर मेनोज के ऊपर लेक्टेन बाइंड हो जाए तो उसको मेनोज बाइंडिंग लेक्टेन पाथवे। क्लियर है? ये तीन पाथवेज हमने पढ़े थे जिनमें से कोई भी पाथवे अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसके एट द एंड जो एंजाइम बनेगा उसको हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं। ठीक है, अब आगे लेंगे C3 कन्वर्टेज का काम ये है C3 it will convert C3A to C3A, C3A and C3B. याद रखना है। The function of C3 convertase enzyme is to convert C3 into C3A and C3B. ये इस पे कन्वर्ट करेगा। ये C3 क्या है? It is complement protein number 3. हमने कल पढ़ा था कि complement protein 20 प्रोटीन्स का एक सिस्टम होता है जिनमें से कितने एक्टिवेट होते हैं? 11। वेरी गुड। C1 से लेके C9 B and D। गुड। अब क्वेश्चन ये है कि C3 complement प्रोटीन को C3A, A का मतलब है C3 एक्टिवेटेड फॉर्म, इसका मतलब है कि C3 प्रोटीन को C3A और C3B में कन्वर्ट करने के लिए किस एंजाइम का कहते हैं? C3 कन्वर्टेज। और ये हमने पढ़ा है कि C3 कन्वर्टेज शुड बी रिजल्ट एट द एंड ऑफ एनी पाथवे, अब वो क्लासिकल हो, मेनोज बाइंडिंग हो या अल्टरनेट पाथवे हो। इन तीनों पाथवे के एट द एंड रिजल्ट पे हमें क्या एंजाइम मिलेगा? C3 कन्वर्टेज। नाउ C3 कन्वर्टेज की वजह से जो है ना C3 कन्वर्ट होगा किस चीज में? C3A C3B। ये C3B जो है ना ये एक अनदर एंजाइम एक्टिवेट करेगा, इट इज कॉल्ड C5 कन्वर्टेज। C3B कन्वर्ट एक्टिवेट C5 कन्वर्टेज, ये इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट C3B लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। और C5 कन्वर्टेज का काम ये है कि ये कन्वर्ट करेगा C5 को किस में? C5A एंड C5B में। क्लियर है ना? वही सेम रिएक्शन है। दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1, C3 convert into C3A and C3B by the help of C3 convertase. Now C3B will activate which enzyme? C5 convertase। और C5 convertase की वजह से C5 कन्वर्ट होगा किस चीज में? C5A and C5B। ये C5B जो है ना ये आकर क्या करेगा? C5B कंबाइंड होगा C6 के साथ, C7 के साथ, C8 और C9 के साथ। इन चीज को हम कंबाइंडली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको लेके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ये मेम्ब्रेन अटैक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। C5B 6 7 8 9 दिस होल कंबाइंड नोन एज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसको MAC कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये फॉर एग्जांपल दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और ऊपर से ये मेम्ब्रेन अटैक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। इसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि ये एज अ होल आकर किस पे अटैक करेगा? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा। लेकिन इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या करना है? इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के साथ साथ दूसरी साइड से कौन आ रहा है? न्यूट्रोफिल आ रहा है कि नहीं? न्यूट्रोफिल इज द हार्मोन ऑफ व्हिच इन्फ्लेमेशन? एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक साइड से न्यूट्रोफिल आ रहा है, दूसरी साइड से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आ रही है। इन दोनों ने इस बैक्टीरिया को क्या करना है? मारना है, खत्म करना है। लेकिन इस न्यूट्रोफिल के लिए बैक्टीरिया के ऊपर हमने एक प्रोटीन कोटिंग चढ़ानी है, क्योंकि विदाउट दैट प्रोटीन बैक्टीरिया इज न्यूट्रोफिल इज अनएबल टू ईट बैक्टीरिया। द कवरिंग अराउंड बैक्टीरिया दैट इज प्रोटीन कोट, दैट इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। उसको क्या कहते हैं? ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है? Opsonization is the formation of opsonin protein around the bacteria. Protein coating around the bacteria that is known as opsonization. वो प्रोटीन जिससे ये
कोटिंग बनती है उसको हम अपसोनिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। अपसोनिन इज अ प्रोटीन जो किसी भी बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कोटिंग बनाएगी और उस कोटिंग की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन कहते हैं। अपसोनाइजेशन का काम क्या है, अपसोनाइजेशन की वजह से हमें क्या मिलता है, दिस अपसोनाइजेशन मेक द प्रोसेस इजियर फॉर द न्यूट्रोफिल टू ईट द बैक्टीरिया, और इस ईटिंग प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अपसोनाइजेशन एनहांस्ड एक्टिविटी ऑफ फेगोसाइटोसिस, कि अगर अपसोनाइजेशन हो गई है किसी भी बैक्टीरिया के इर्द गिर्द तो न्यूट्रोफिल के लिए बैक्टीरिया का आना ये इजी है या डिफिकल्ट, इजी हो जाएगा। तो इससे फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो एनहांस हो जाएगी, वो ठीक मतलब बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर एमसीक्यूज देखें। मीडिएटर इन्वॉल्व इन ऑप्सोनाइजेशन, पेपर में आता है मीडिएटर्स इन्वॉल्व इन ऑप्सोनाइजेशन, के वो कौन से मीडिएटर्स है, केमिकल मीडिएटर जिसकी वजह से क्या बनता है, मीडिएटर्स ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। पेपर में ये आएगा कि भाई वो कौन से मीडिएटर्स है, केमिकल मीडिएटर्स जिसकी वजह से इस प्रोटीन इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या बनती है, अपसोनिन कोटिंग बनती है। अब याद रखना C3B, very important MCQ question, C3B, which of the following is responsible to induce opsonine coat around the bacteria to enhance phagocytosis? Answer is C3B. C3B एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या बनाएगा, अपसोनिन कोट बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि which one of the following antibody is responsible to make opsonine protein coat around the bacteria, IgG, ये दो एमसीक्यूज हैं। तो अगर एंटीबॉडी पूछी जाए, एंटीबॉडी कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ऑप्सोनाइजेशन करेगी, आंसर शुड बी IgG। लेकिन अगर वो मीडिएटर्स के बारे में पूछे, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के अंदर पूछे कि कौन सी प्रोटीन कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या बनाएगी, ऑप्सोनिन कोट, आंसर इज C3B। ये भाई टेस्ट हुआ है पेपर के अंदर कई मरतबा है। C3B enhance phagocytosis by making a new protein coat around the bacteria। क्लियर है। क्वेश्चन ये है न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, मैंने उसको कहना है। That sense is made by opsonine protein. Opsonine will give sense to the neutrophil that I am the protein which covering around the bacteria। ये अपसोनिन एक सेंस देगा न्यूट्रोफिल को, तो फिर इधर आ जाओ मेरे अंदर बैक्टीरिया है उसको कहना है, टारगेट यही है। समझ आ गई पॉइंट कि नहीं। नाउ क्वेश्चन ये है कि फिर से किसी भी बैक्टीरिया को अगर न्यूट्रोफिल ने कहना हो तो उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द हमने एक प्रोटीन क्या करनी है, कोटिंग करनी है। दैट प्रोटीन कोटिंग दैट इज नोन एज अपसोनाइजेशन, और जिस प्रोटीन से ये कोटिंग बनती है उस प्रोटीन का नाम क्या है, अपसोनिन है। लेकिन इस कोटिंग के अंदर दो बंदों का काम है, एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है और एक एंटीबॉडीज होती है। तो अगर पूछा जाए कि विच कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन या विच मीडिएटर इज रिस्पांसिबल फॉर अपसोनाइजेशन, आंसर इज C3B। लेकिन अगर इस तरह पूछा जाए कि विच एंटीबॉडीज इज रिस्पांसिबल, आंसर इज IgG। क्लियर है। और इसका नीचे लेके एक सेंटेंस, अपसोनाइजेशन एनहांस द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्वेश्चन इस तरह आता है कि अपसोनाइजेशन की वजह से हमें फायदा क्या होगा, it enhance the process of phagocytosis। ये सेंटेंस में कि अपसोनाइजेशन enhance the process of phagocytosis। क्लियर है। तो इन अपसोनाइजेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि इस वजह से हमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस इजी हो जाता है, एनहांस हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, देखो इन्फ्लेमेशन के अंदर साइड बाय साइड जो है ना केमिकल मीडिएटर्स एल्कडोनिक एसिड पाथवे वाले भी बनते हैं और साथ साथ में जो है ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम की एक्टिवेशन भी होती है। और इन सब चीजों का एट द एंड काम सबने मिलकर क्या करना है, उस पैथोजन को रिमूव करना है। और फिर हमने ये पढ़ा था द एम ऑफ इन्फ्लेमेशन टू रिमूव द पैथोजन। क्लियर है। अब नीचे हेडिंग है साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन लिखे, एक्यूट नहीं,
बस इन्फ्लेमेशन लिखे, वैसे तो एक्यूट लिखे, एक्यूट का हम पढ़ते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन लिखे तो फिर भी लगता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन लिखे आप लोग। ओके जी, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कितने साइन है, 5 साइन है, ठीक है ना। 5 साइन आप लोग इस तरह लिखे, फॉर एग्जांपल साइंस और सिम्टम में जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो 5 होगी, ठीक है ना। 1 इज पेन, एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होगा, पेन, एक क्या होगी, पेन। एक होगा वार्म, इस वार्म का यहाँ पे मतलब फीवर है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन टेम्परेचर हैज टू रेज, तो उसको हम वार्म कहते हैं। साथ में जनाब हम कहते हैं स्वेलिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, चौथा क्या है, रेडनेस, और लास्ट में लॉस ऑफ फंक्शन। These 5 are the cardinal signs and symptoms of acute inflammation. कि किसी भी जगह पे अगर acute inflammation होगी तो हमें कितने साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, 5। ये 5 आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है, लेकिन पेपर में ये नाम नहीं आएगा, आप लोगों को मैंने बताया था एक दफा, पेपर में आएगा कि इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन डॉलर रिप्रेजेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह आप लोग लिखो कि डॉलर जो है ना, पेन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड डॉलर। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में डॉलर किसको कहते हैं, पेन को कहते हैं। वार्म के लिए केलर, क्या यूज करते हैं, केलर। स्वेलिंग के लिए ट्यूमर, ट्यूमर, वेरी गुड, ट्यूमर। रेडनेस के लिए रूबर, रूबर। और फंक्शोलोसिया, ये भाई ये नाम आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। कि डेंटालिटी हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन के अंदर 5 सिम्टम्स होंगे, 5 साइंस एंड सिम्टम्स, और हर एक की अपनी अपनी जो है ना टर्म्स है, कि डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है, वार्म के लिए केलर होता है, इस तरह रूबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यही चीजें पूछे जाते हैं इन्फ्लेमेशन के एमसीक्यूज में, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, कोई बंदा आप लोगों से पूछे कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है ना, वो एरिया रेड क्यों होता है, ठीक है ना, और इस एरिया में जो है ना ब्लड फ्लो ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। देखो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें उस साइड को ब्लड फ्लो क्या चाहिए, ज्यादा। जितना ब्लड फ्लो ज्यादा मिलेगी उतना उसमें न्यूट्रोफिल एंट्री ज्यादा होगी, तो उतना हाई चांस है कि हम ऑन द टाइम या ऑन द स्पॉट जो है ना पैथोजन को क्या करें, रिमूव करें। तो ये याद रखें कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर इज इंक्रीज वास्कुलर फ्लो, जो ब्लड फ्लो है ना वो बढ़ जाती है, और ब्लड फ्लो तब बढ़ेगी जितना वेसल डायलेट रहेगा तो उतना उसके अंदर फ्लो की अमाउंट ज्यादा रहेगी। तो याद रखना है कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन वेजो क्या होती है, डायलेशन होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स। कल हमने कुछ मीडिएटर्स पढ़े थे, दे आर वेजो डायलेटर। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है और वेसल डायलेट रहते हैं, तो जितना वेसल डायलेट होगा उतना उसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा। जितना ब्लड ज्यादा होगा दैट एरिया विल बी कोल्ड और वार्म। So increase flow at the site of inflammation is the reason behind that area is warm. वो एरिया क्या होगा, वार्म। और जितना ब्लड ज्यादा आएगा तो उसमें नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन ज्यादा होंगे या कम, ज्यादा। So increase flow at the site of inflammation is also the reason behind redness. वो एरिया हमें क्या दिखता है, रेड दिखता है। और जितना फ्लो ज्यादा होगा उतना इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी होगी या डिक्रीज, इंक्रीज। जितना वेसल से जो है ना फ्लूइड बाहर ज्यादा निकलेंगे तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, एडिमा, लीड्स टू स्वेलिंग। सो दीज आर द रीजन। ये एक एक चीज जो है ना आप लोग बार बार क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन सब चीजों का रीजन क्या है। और ब्रेडिकाइनिन और PGE2 कल हमने पढ़ा था, ब्रेडिकाइनिन और PGE2 बार बार सेंसरी नर्व एंडिंग को इरिटेट करेंगे तो उस एरिया पे हमें क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। तो देखो अगर एक एरिया में पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस है, वार्म है, so can you able to do function of that area normally? No. तो उस एरिया का फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो यही चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब कौन बता सकते हैं व्हाट आर द मीडिएटर्स दैट लीड्स टू फीवर?
PGE2 or interleukin-1. Very good. TNF, tumor necrotic factor, interleukin-1 and of PGE2. These three are the top chemical mediator that leads to fever in case of acute inflammation. Clear है? Very good. अब लेके functions of IL-1 and TNF. Functions of IL-1 and of TNF. ये हेडिंग में देखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान IL-1 और TNF की फंक्शन क्या है। नीचे सबसे पहले एक लिखे फीवर, क्या लिखे फीवर। इन दोनों का काम फीवर के अंदर है कि नहीं, एक पे फीवर ला सकते हैं। एक लिखे अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टेंट, ये मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टेंट प्रोटीन, अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टेंट प्रोटीन। एक ये लिखे कि जो इंटरल्यूकिन-1 है और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, इसका काम क्या है। एक क्या करता है अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टेंट, एक फीवर लाता है, और एक लेके अप रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर एडिशन मॉलिक्यूल, सेल्यूलर एडहेशन मॉलिक्यूल। ये तीन चीज आप लोगों ने याद रखना है के लिए, ये भी पेपर में आ सकते हैं। सेल्यूलर एडहेशन मॉलिक्यूल CAM उसी को लेते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होएगी, इन्फ्लेमेशन के दौरान जो IL-1 है और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, इसके कितने काम है, 3 काम है। कल एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दोनों की वजह से टेम्परेचर रेज होएगी, इट लीड्स टू फीवर, ठीक है ना। अब आज का टॉपिक के अंदर हम इसके और 2 काम पढ़ेंगे। एक उसका काम है अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टेंट प्रोटीन। सेलेक्टेंट इज अ प्रोटीन। सेलेक्टेंट क्या है, ये प्रोटीन है कि उस प्रोटीन की अप रेगुलेशन कराएंगे, उसको नंबर्स में बढ़ाएंगे, उसकी जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा काम है कि अप रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर एडिशन मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है, आज के टॉपिक के एंड में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। लेकिन यह है कि IL-1 और TNF के लिए कितने काम हमने याद रखने हैं, 3 काम याद रखने हैं, ठीक है ना। अब देखें आज का टॉपिक मेन ये है। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल, इसके अंदर न्यूट्रोफिल है कि नहीं, इसके अंदर न्यूट्रोफिल है। यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, टिश्यू इंजरी। अब इस टिश्यू इंजरी तक हमने किसको लाना है, न्यूट्रोफिल। आज का टॉपिक ये है कि हाउ न्यूट्रोफिल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल एंड रीच टू द साइट ऑफ inflammation, to the site of inflammation या to the site of tissue injury। हमने आज ये पढ़ना है कि न्यूट्रोफिल वेसल से निकलेगा कैसे, फिर किसके थ्रू यहाँ से आएगा साइट ऑफ इंजरी तक, और फिर बैक्टीरिया को खाएगा कैसे। सो दिस विल बी द टॉपिक टुडे, ठीक है ना। तो ऊपर हेडिंग दे रहे न्यूट्रोफिल अराइवल एंड इट्स फंक्शन। हमने अभी ये पढ़ना है कि न्यूट्रोफिल हाउ अराइव फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द साइट ऑफ इंजरी। ये न्यूट्रोफिल की अराइवल कैसे होती है और फिर वो जाके वहां पे काम कैसे करेगा। सो हेडिंग बना हमारा क्या, न्यूट्रोफिल अराइवल एंड इट्स फंक्शन, ये हेडिंग हो गया। ओके, न्यूट्रोफिल अराइवल एंड इट्स फंक्शन के अंदर डिजीज भी आते हैं, उससे जो है पेपर में जरूर एक डिजीज होती है, वो मैं बता दूं, ठीक है ना। ओके, न्यूट्रोफिल अराइवल एंड इट्स फंक्शन हम पढ़ते हैं अभी। कौन सा, न्यूट्रोफिल अराइवल। अराइवल का मतलब हमने ब्लड वेसल से कहां पे लेके जा रहे हैं, साइट ऑफ इंजरी तक। इसके अंदर स्टेप्स ये है, स्टेप्स आप लोग अभी ना लिखिए, हमें सिर्फ नाम लिखता हो। वन इज कॉल्ड मार्जिनेशन। एक स्टेप को क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। वन इज कॉल्ड रोलिंग। हर एक स्टेप के अंदर एमसीक्यूज है। वन इज कॉल्ड adhesion, adhesion. One is called transmigration, transmigration. One is called chemotaxis, chemotaxis. Another is called phagocytosis, phagocytosis. So these are the 6 steps in case of neutrophil arrival. हमने ये पढ़ने हैं अभी एक एक, ठीक है ना।
कि न्यूट्रोफिल जो है ना साइट ऑफ इंजरी तक कैसे जाएगा। तो इसके अंदर हमने कितने स्टेप्स पढ़ने हैं? 6 स्टेप्स। आप लोग अब पहला हेडिंग दे माइग्रेट मार्जिनेशन का, मार्जिनेशन हेडिंग दे दे। मार्जिनेशन का हेडिंग दे दे। याद रखिए नॉर्मली न्यूट्रोफिल फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल इन द सेंटर। नॉर्मली न्यूट्रोफिल जो वेसल के अंदर फ्लो कर रही है ना, तो वो कहां पे होते हैं? सेंटर में होते हैं। अब ये सेंटर में इसलिए होते हैं ना ताकि ये मार्जिन को टच ना करे और किसी वजह से बाहर ना निकले। और दूसरी बात यह है कि जब ब्लड वेसल की अपनी शेप मेंटेन होती है तो ब्लड फ्लो की जो रेट है ब्लड वेसल में वो तेज रहेगी या स्लो रहेगी? तेज रहेगी। जितना ब्लड फ्लो तेज रहेगी उतना ये न्यूट्रोफिल को जो है ना मार्जिन तक कोने नहीं देगी। तो ये ऑल द टाइम किस में रहेगी? सेंटर में रहेगी। अब मुझे आप लोग ये बताएं जब इन्फ्लेमेशन होएगी तो ब्लड वेसल वेजो क्या हो जाएगी? डायलेट। इस तरह वेसल डायलेट होगा ना। जब ये वेसल इतना डायलेट हो जाएगा तो व्हाट हैपन टू द ब्लड फ्लो? इंक्रीज और डिक्रीज? हां डिक्रीज। अरे डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड कूलिंग होगी। जब वेसल इतना डायलेट होगा आगे ब्लड के लिए जाना है उसके लिए वेसल क्या चाहिए? कंस्ट्रक्शन चाहिए। ब्लड कूलिंग ज्यादा होगा। कूलिंग का मतलब है कि डेड साइड ब्लड विल बी मोर, इसलिए वो एरिया हमें क्या दिखता है? वार्म। ब्लड कूलिंग होगा, ब्लड कूल हो जाएगा वेसल के अंदर, लेकिन ब्लड का आगे फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पेन पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका ल्यूमिन हम कम करेंगे तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। जितना ल्यूमिन जो है ना ज्यादा होएगा तो प्रेशर कम होएगा। तो इसका मतलब यह है कि जितना उस वेसल की डायमीटर बढ़ेगा उतना ब्लड की आगे फ्लो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर ब्लड फ्लो आगे कम हो जाएगी so there is a high chance that neutrophil will attach on the margin of the blood vessel। समझ आ गई कि नहीं? ये ब्लड वेसल की क्या है? मार्जिन है कि नहीं? हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल नॉर्मली मार्जिन पे अटैच नहीं हो सकता, इसलिए कि ब्लड की फ्लो क्या रहती है? तेज रहती है। तो अगर इन्फ्लेमेशन होएगी सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है इन्फ्लेमेशन में वो है वेजो डायलेशन। तो वेजो डायलेशन लीड्स टू डिक्रीज और स्लो द फ्लो ऑफ ब्लड। उस ब्लड की जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। जब वो स्लो हो जाएगी तो ये न्यूट्रोफिल आकर किस पे अटैच हो जाएंगे? मार्जिन ऑफ द ब्लड वेसल पे। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल, ये इस मिट को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं कि नहीं? न्यूट्रोफिल का ल्यूमेन से मार्जिन पे आना एट द साइट ऑफ वेसोडाइलेशन इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दिस इज नोन एज मार्जिनेशन। उसको क्या कहते हैं? मार्जिनेशन कहते हैं। सबसे पहला बात ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजरी हुई है, ये एरिया इंजर्ड है, तो हमने तो न्यूट्रोफिल को यहाँ से यहाँ तक लाना है, लेकिन न्यूट्रोफिल तो वेसल से तब निकलेगा जब ये पहले किस पे अटैच होगा? मार्जिन पे। विदाउट टचिंग टू द मार्जिन कैन न्यूट्रोफिल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल? नो। तो अगर न्यूट्रोफिल की अराइवल में हम बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो है ना वो क्या होगा? मार्जिनेशन होगा। अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल from the lumen at the site of margins of blood vessel is called margination। इसका definition देखिए शाबाश। margination का definition ये लिखे when neutrophil migrate from the lumen of blood vessel, when neutrophil migrate from the lumen of blood vessel and attach to the periphery of the blood vessel। इसको periphery कह सकते हैं कि नहीं? periphery मीन किनारे को कहते हैं, मार्जिन को कहते हैं। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि when neutrophil migrate from the lumen and attach itself to the periphery of the blood vessel, ये attach itself to the margins of the blood vessel, this step is called margination। this step is called margination। नीचे हेडिंग दे दे रीजंस। इसका रीजन क्या है? मतलब न्यूट्रोफिल मार्जिनेशन क्यों करेगा? रीजन लिखे, it is due to vasodilation
it is due to vasodilation where there is decreased blood flow, where there is decrease of blood flow. कोई बंदा आप लोगों से ये भी पूछ सकता है यार कि मार्जिनेशन क्यों हो सकता है, तो आप लोगों ने ये आंसर करना है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है एट दिस साइड देयर इज वेसोडाइलेशन, और एट द साइड ऑफ वेसोडाइलेशन ब्लड की जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. So there is a high chance that neutrophils settle on the margins of blood vessel. तो ल्यूमिन से न्यूट्रोफिल का पेरिफेरी पे या मार्जिन्स पे आकर बैठना एट द साइट ऑफ वेसोडाइलेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड मार्जिनेशन. उसको क्या कहते हैं, मार्जिनेशन कहते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप हेडिंग है रोलिंग. ये नेक्स्ट के अंदर जो है ना रोलिंग स्टेप किसको कहते हैं, रोलिंग स्टेप में लिखें रोलिंग. सर मैं लिखता हूँ, पहले ये लेकर डेफिनेशन को समझाता हूँ. When sialyl Lewis X structure on neutrophil when sialyl Lewis X स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर होता है किसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाता है, न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल के ऊपर एक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस हो जाता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसको हम कहते हैं साइलाइल लीविस एक्स. याद रखना है, ये काम इंपॉर्टेंट है. साइलाइल लीविस एक्स इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्सप्रेसेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑन न्यूट्रोफिल. सो व्हेन साइलाइल लीविस एक्स स्ट्रक्चर ऑन न्यूट्रोफिल अटैच to the selectin protein which is expressed by endothelial cells, is expressed by endothelial cell due to IL-1 and TNF. इस स्टेप को हम कहते हैं रोलिंग. इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं. रोलिंग में दो एमसीक्यूज है. नंबर 1, रोलिंग होगी जब न्यूट्रोफिल के ऊपर क्या चीज एक्सप्रेस होगा, साइलाइल लीविस एक्स, और एंडोथेलियल के ऊपर क्या एक्सप्रेस होगा, सेलेक्टिन. क्या, सेलेक्टिन. लेकिन एंडोथेलियल सेल के ऊपर सेलेक्टिन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कितने मीडिएटर चाहिए, दो. व्हिच इज ऑलरेडी वी टॉक अबाउट, पहले 3 फंक्शन मैंने बताए थे. एक ये था अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टिन था कि नहीं. अब क्वेश्चन है कि टीएनएफ और IL-1 ये अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टिन किस सेल से करवाएंगे, आंसर इज एंडोथेलियल सेल. किस सेल से करवाएंगे, एंडोथेलियल सेल. अब इधर देखें, हाँ यहाँ पे ये क्या हो चुका है, मार्जिनेशन. अब स्टेप को आगे रहे. हाँ फॉर एग्जांपल यही सेम ब्लड वेसल है, ये वेसो क्या हो चुका है, डायलेशन. अब इधर देखें, इस ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग सेल को हम कौन से सेल कहते हैं, एंडोथेलियल. क्या बस ये बनाते रहे, क्योंकि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. एंडोथेलियल सेल्स है, किसी भी ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एंडोथेलियल सेल. एंडोथेलियल सेल. इस अब ये जो है ना एंडोथेलियल सेल जो है ना, इस एंडोथेलियल सेल के ऊपर यहाँ पर जो है ना प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाते हैं. द प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस ऑन डिफरेंट एंडोथेलियल सेल इज कॉल्ड सेलेक्टिन. कौन सा प्रोटीन, इसको लेके सेलेक्ट. इसका डायग्राम बनाए तो फिर इजी रहेगा. इट इज कॉल्ड सेलेक्टिन प्रोटीन. ये अलग एमसीक्यूज है कि सेलेक्टिन प्रोटीन एक्सप्रेस ऑन व्हिच सेल इनसाइड द ब्लड वेसल, आंसर इज एंडोथेलियल सेल. अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से यहाँ पे क्या पड़ा है, न्यूट्रोफिल मार्जिनेशन कर चुका है ना, ये तो मार्जिन है ना, न्यूट्रोफिल पड़ा है. लेकिन असल में न्यूट्रोफिल के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस हो जाती है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइलाइल लीविस एक्स. साइलाइल
Lewis X structure is expressed on endothelial, तब जब on neutrophil, साइलाइल लीविस एक्स स्ट्रक्चर न्यूट्रोफिल पे तब एक्सप्रेस होता है जब पहले से एंडोथेलियल सेल पे क्या चीज एक्सप्रेस हो जाए, सेलेक्टिन हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो ये साइलाइल लीविस एक्स जो है ना, ये न्यूट्रोफिल पे ये क्या चीज है, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। अब देखिए साइलाइल लीविस एक्स स्ट्रक्चर और न्यूट्रोफिल, ये जब आकर एंडोथेलियल के ऊपर किसके साथ अटैच हो जाए, सेलेक्टिन के साथ अटैच हो जाए, समझ आ गई कि नहीं। दिस स्टेप इज कॉल्ड रोलिंग, इसको क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। अब इधर देखिए ये एंडोथेलियल, देखो वेसोडाइलेशन हुआ है ना, अगर ये सेलेक्टिन ना होता, ये सेलेक्टिन अगर ना होता तो ये न्यूट्रोफिल बस इस तरह आता और पता नहीं कहां पे चला जाता, समझ आ गई कि नहीं। दिस सेलेक्टिन एक्ट एज अ स्पीड बम्प्स, ये सेलेक्टिन किसका काम करता है, स्पीड बम्प, ताकि न्यूट्रोफिल की जो नीचे फ्लोइंग रेट है उसको ज्यादा करे या कम करे, कम करे, ताकि ऐसा ना हो कि इंजरी के लिए निकलना यहाँ से हो और ये आगे निकले, समझ आ गई स्टेप की कि नहीं। तो आप लोगों ने ये लिखना है कि सेलेक्टिन एक्ट एज अ स्पीड बम्प्स टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल एंड कीप द न्यूट्रोफिल लिमिट टू द साइट ऑफ इंजरी, समझ आ गई कि नहीं। देखो अगर ये सेलेक्टिन ना होते तो ये एरिया फिर स्मूथ रहता या स्मूथ, तो फिर न्यूट्रोफिल बस ऊपर से आधा पता नहीं कहां पे चला जाता, उसको पता नहीं होता कि मैंने निकलना कहां से है, समझ आ रही इस पॉइंट के नहीं। इस सेलेक्टिन का काम ये है कि ये इस न्यूट्रोफिल की मूवमेंट में रुकावट पैदा करे, लाइक स्पीड बम्प्स, ब्रेकर करे, ताकि इस पर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो सके, रोल हो सके, लेकिन ज्यादा आगे ना निकल सके, समझ आ गई क्या नहीं। नीचे लिखे सिग्निफिकेंस, क्या रोलिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, रोलिंग क्यों होता है इसमें, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में लिखे ड्यू टू रोलिंग, ड्यू टू रोलिंग, ड्यू टू रोलिंग न्यूट्रोफिल वेरी स्लोली मूव, रोलिंग की वजह से न्यूट्रोफिल बहुत आहिस्ता स्लोली मूव करेंगे, बिकॉज सेलेक्टिन एक्ट इन द स्पीड बम्प्स, Selectin X because selectin सॉरी हाँ ये बताते सर, due to rolling neutrophils move very slowly हाँ because selectin act as a speed breaker or speed bump. यस। बुक में स्पीड बम्प्स लिखा है, आप लोग स्पीड ब्रेकर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि अगर ये सेलेक्टिन एक्सप्रेस ना होते तो फिर न्यूट्रोफिल को हम साइड ऑफ इंजरी तक लिमिट ऑफ ना कर सकते। तो अब ये सेलेक्टिन का एक्सप्रेस होना ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस, इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सेलेक्टिन को एक्सप्रेस कौन करता है, एंडोथेलियल सेल, लेकिन सेलेक्टिन को एंडोथेलियल सेल से एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, IL-1 एंटीएनएफ, इसलिए IL-1 एंटीएनएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज, ठीक है। इसका बहुत रोल है, एक ये साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे हमें फीवर भी देता है और अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टिन भी करता है, ठीक है। तो सिर्फ दो चीजें याद रखना है कि रोलिंग के अंदर व्हेन साइलाइल लीव्स एक्स स्ट्रक्चर ऑन न्यूट्रोफिल बाइंड टू द सेलेक्टिन एक्सप्रेस ऑन एंडोथेलियल सेल, दिस स्टेप इज कॉल्ड रोलिंग, इसको क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। अब नीचे लेके सेलेक्टिन हेडिंग दे दें और ऊपर एमसीक्यूज लिखे, सेलेक्टिन हेडिंग दे दें, सेलेक्टिन, और नीचे लेके सेलेक्टिन आर टू टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। सेलेक्टिन तो यहाँ पे हम जनरल पढ़ते हैं ना, लेकिन सेलेक्टिन एमसीक्यूज में आता है कि सेलेक्टिन आर हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड ई सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन, वन इज कॉल्ड पी सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, याद रखना है। सेलेक्टिन की दो वैरायटी है, एक को क्या कहते हैं, ई सेलेक्टिन, और एक को पी सेलेक्टिन कहते हैं। ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन याद रखना है। रोलिंग के अंदर जो है ना, हम कहते हैं कि ये सेलेक्टिन जो है ना किस मीडिएटर की वजह से एक्सप्रेस होते हैं, IL-1 TNF,
अगर स्पेसिफिकली कोई पूछे कि द स्पेसिफिक सेलेक्टेंट यू हैव टू टेल मी इन केस ऑफ रोलिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय दीस टू, दैट इज ई सेलेक्टेंट. E selected is expressed by IL1 and TNF. ये याद रखना है कि कौन सा सेलेक्टेंट है स्पेसिफिकली जो IL1 और TNF की वजह से एक्सप्रेस होगा. द आंसर इज E सेलेक्टेंट. क्लियर है? ओके. और P सेलेक्टेंट कहां से आता है? ओके, यहाँ पे एक और इसके नीचे एरो लगाए लेकिन जगह छोड़े, मतलब एक वर्ड के लिए, और साथ में हेडिंग दे दे वाइबल पेलेडी बॉडी. वाइबल पेलेडी बॉडी, वाइबल पेलेडी बॉडी, ये हेडिंग दे दें. ये नाम सुने हैं? नहीं. शाबाश. वाइबल पेलेडी बॉडी, व्हाट इज दिस? एनीवन? वाइबल पेलेडी बॉडी रिलीज फ्रॉम इंजर्ड एंडोथेलियल सेल. जब साइट ऑफ, सिर्फ इतना याद रखे कि वाइबल पेलेडी बॉडी ये कहां से आती है? इट इज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल. ये हमें दो चीजें देती है. वाइबल पेलेडी बॉडी विल रिलीज टू थिंग्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. कितनी चीजें? दो. ये हर एक पेपर में आता है कि वाइबल पेलेडी बॉडी विल प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. तो एक होता है जनाब पी सेलेक्टेड, एक क्या लेगा? पी सेलेक्टेड. इस पी सेलेक्टेड के नीचे लेके वाइबल पेलेडी बॉडी, ये कहां से आएगा? वाइबल पेलेडी बॉडी. और वाइबल पेलेडी बॉडी कहां से आएगा? इट इज कम फ्रॉम इंजर्ड एंडोथेलियल सेल. क्लियर है? जब इंजरी होती है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो जो एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी उस इंजर्ड एंडोथेलियल सेल से हमें एक बॉडी मिलती है, उसको हम वाइबल पेलेडी बॉडी कहते हैं, जिससे हमें एक सेलेक्टेंट मिलेगा, उसका नाम क्या है? पी सेलेक्टेंट. अब कैसे याद करोगे? पता है कि इसका मतलब पी, इस पेलेडी के अंदर पी है कि नहीं? इसका मतलब ये पी सेलेक्टेंट देता है. पेलेडी के अंदर पी है ना, इसका मतलब क्या है? ये पी. लेकिन मैंने बताया था कि कितने चीजें देते हैं? दो. एक और भी है, वो W है, वॉन वोलिब्रेंट फैक्टर देता है. एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन वॉन वोलिब्रेंट बनता है कि नहीं? तो वॉन वोलिब्रेंट फैक्टर हम पढ़ेंगे उस पे कितने ड्रग्स काम करते हैं. वॉन वोलिब्रेंट फैक्टर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन रिलीज फ्रॉम व्हिच बॉडी? वाइबल पेलेडी बॉडी. और पी सेलेक्टेड इज आल्सो कम फ्रॉम वाइबल पेलेडी बॉडी. तो इससे जो दूसरा चीज आता है ना, उसको हम कहते हैं वॉन वोलिब्रेंट फैक्टर. तो देखो वोलिब्रेंट, वोली W मीन वोलिब्रेंट फैक्टर और P मीन पी सेलेक्टेड. तो इसके नाम के अंदर इसके दोनों चीजें हैं. ठीक है ना? तो W का मतलब वोलिब्रेंट फैक्टर देगा, वॉन वोलिब्रेंट फैक्टर, और जो है ना P का मतलब क्या है? पी सेलेक्टेंट देगा. समझ आ गई कि नहीं? फिर बता दो वॉन वोलिब्रेंट फैक्टर एंड पी सेलेक्टेंट कम फ्रॉम वाइबल पेलेडी बॉडी. एंड वाइबल पेलेडी बॉडी इज अ स्ट्रक्चर दैट इज कम फ्रॉम द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स. क्लियर है? ये बैक ऑफ द माइंड पर रखते हुए आगे हम चलते हैं इस फेगोसाइटोसिस की तरफ. सिग्निफिकेंस लिख लिया कि नहीं? चलिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था जब इंजरी हुई थी तो ल्यूमिन से न्यूट्रोफिल को हमने लाया कहां पे? मार्जिन पे. उस स्टेप को क्या कहते हैं? मार्जिनेशन. मार्जिनेशन का रीजन ये है वेज़ोडाइलेशन. ओके. फिर हमने कहा कि जब मार्जिनेशन हो जाती है तो वहां के एंडोथेलियल सेल पे क्या चीज एक्सप्रेस हो जाती है? सेलेक्टेंट. और न्यूट्रोफिल के ऊपर साइलाइल लीविस एक्स बॉडी. Sialyl Lewis X structure on neutrophil whenever attaches to the selectin that is expressed on endothelial cell. This step is called rolling. उसको क्या कहते हैं? Rolling कहते हैं. अब तीसरा हेड है एडहेशन. एडहेशन के बारे में क्या है? इजी है कि मुश्किल है? मुश्किल है. ये मैं एक चीज को स्प्लिट करके पढ़ा तो बुक में इस तरह नहीं है. बुक में बहुत आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी इसके अंदर क्या कह रहे हैं. ये मैं स्प्लिट करके हर एक के साथ अपना अपना डायग्राम ड्रा करता हूँ. इंशाल्लाह आप लोग जाकर एक दफा पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी. ठीक है? हाँ. अब लिखे तीसरा हेड है एडहेशन. इसका डेफिनेशन पहले लिखे कि एडहेशन का मतलब क्या है. देखिए एडहेशन इज the interaction between यार इंटरेक्शन नहीं जानते हो? क्या है? स्पेलिंग नहीं.
adhesion is the interaction. अब ये कहोगे कि हमने प्रैक्टिकल लिया थी. It is the interaction between cellular adhesion molecule. कल मुझे एक दोस्त निकल रहे थे ना, वो कह रहा था यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. मैंने कहा किस चीज़ के बारे में? वो स्टेप 3 भी पास कर चुका है हमारे साथ, ठीक है. कहते मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. मैंने कहा क्यों? कहते मुझे तो कुछ आता नहीं, मैंने कैसे पास किया है. तो मैंने उसको कहा कि खैर कोई बात नहीं, अभी सीख लोगे ना यार. कहते रही तो है लेकिन मुझे एक वर्ड भी नहीं आता कि मैंने आगे क्या करना है. तो इसका मतलब आप लोग तो फिर महान हो. हमें वो टेंशन नहीं है, हमें आरएमपी का नहीं वो तब इस तरह व्हाइट पेपर था बिल्कुल पता नहीं, हमें आरएमपी मिल जाएगा. स्टेप 1 152, स्टेप 2 150, स्टेप 3 75. ठीक है ना. इसका इस तरह चला है. क्लियर है ना? एक नोट लेके तो मैं कंफ्यूज हो जाता है. बस लड़की तो लड़की होता है ना. यानी इसका मतलब है हम पास है, खुद को ना तक आए. बस पास आप आज से पास हो. तुम तक से पास हो. हाँ पास आरएमपी तो नहीं दे रहे. हाँ तो वो मुझे कह रहा यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मैं क्या करूँगा. आरएमपी तो मिली है. कुछ लोग आरएमपी मिलकर भी शुक्र नहीं करते. सही बात बता रहा हूँ. जब तक आरएमपी ना हो हाथ में, हर एक कहते यार मैं 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ूंगा. ठीक है, नमाज नहीं छोड़नी, दावत नहीं छोड़नी, फलाना चीज़ नहीं. जब आरएमपी आ जाए ना फिर उसको पता नहीं होता कि मैं इससे पहले 2 महीने किधर था. ठीक है ना. तो अपनी ये टाइम नहीं भूलना. ठीक है ना. इंशाल्लाह यार आरएमपी आप सबको मिल जाएगी इंशाल्लाह. ये इंशाल्लाह यहाँ की जो बात मैं आज कर रहा हूँ ना, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें, तब मिलेगी ना. देखो वो कहते हैं ना कि हमदा पेशानी और स्माइल के साथ स्टडी करें बस. और ये नहीं कि स्टडी को अपने ऊपर बोझ ना करें. ठीक है ना. आप कोशिश करें कि आप इतना पढ़े ना कि बुक का क्या क्या कर रहे हो. ठीक है सही है. अब बुक तो आवाज नहीं देगा लेकिन आप लोगों को खुद बहुत पता चल जाएगा. और तब जब आप पढ़ के उसको पढ़ ले, ऐसा ना हो कि 2 मिनट में पढ़ ले, वो भी नहीं. ठीक है तो इंशाल्लाह हो जाएगा. मैं आप लोगों को 2 दिन पहले एक बात कर चुका हूँ. जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना कि यार एग्जाम पास करना इतना डिफिकल्ट नहीं लेकिन इतना इजी भी नहीं है जो लोग समझते हैं. अगर इतना इजी होता तो स्टेप 1 में 3000 में से 400 पास नहीं होते. समझ आ गई बात की नहीं? तो ये चीज़ तो बात इस पे कर रहा हूँ. देखो नहीं बता जो अब मैं यही बता रहा हूँ इंशाल्लाह कि जब एक बंदा किसी प्रोसेस से आगे गुजर जाता है ना तो उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है. आप लोगों को जो बार बार कह दो इंशाल्लाह जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वही आएंगी. तो एट द एंड ऑफ द 2 मंथ्स में इतने चीज़ें पढ़ाऊंगा ना कि उसको रिपीट करना भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा. ये कह रहे कि साथ साथ में ये चीज़ें अगर आप बैक ऑफ द माइंड एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म भी करो ना इंशाल्लाह कोई नहीं रह जाएगा. समझ आ गई बात की कह रहे हैं. तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें जाकर एग्जाम में परफॉर्म करना. ऐसा ना हो कि फिर एग्जाम के दिन उठो और ये यार वो चीज़ें कहाँ चलेगी, मैं एग्जाम में तो कुछ भी नहीं है. ये भी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. जो लोग पहले एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं यहाँ के जितने लोग बैठे हैं किसी से मैं पूछ सर बस तैयार नहीं किया था लेकिन 26 लिए है 130 लिए है. इस पे बात नहीं चलेगी. मैंने एक बात बताई 0 149 इससे और 150 और 300 इससे. नहीं मेरे साथ तो ज्यादा थी. आपके साथ बहुत ही ज्यादा है. चले जी है. तो इंशाल्लाह पास देखो पास होना जो है ना वो कहते कि बड़ी बात नहीं होती. ठीक है ना. अभी आप कहोगे कि सर हमें सिर्फ पास करने ये बड़ी बात है. ठीक है वो कंसेप्ट खत्म करें. इसके लिए अलग इंक्लोजर अरेंज कर देंगे. लस काला उसको खान दे रहा कुछ बुढ़ाया हम अब हम खुद पाक कुछ तो नहीं बोले. हाँ यार ये उसको जवाब पश्तो में ना दो सुकून नहीं आता. वो तो हम हेलो मेरे क्लास में कुछ तो नहीं बोले. ठीक है ओके कुछ तो इस कंट्राइंडिकेटेड. ठीक है सही बात. वही जुबान इस्तेमाल करें ताकि सबको समझ में आए.
ठीक है। पंजाबी पश्तो और जो है ना वो रशियन रशियन हमने कब बोले चाइनीज ज्यादा रशियन सर को आती है ना। चले ओके यार आगे चलते रिफ्रेश हो गए ना चले ओके लेके इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन सिल्वर एडिशन मॉलिक्यूल ऑन एंडोथेलियल सेल with integral protein इंटीग्रेन expressed on neutrophil that is known as adhesion ठीक है ना इसको हम क्या कहते हैं एडहेशन कहते हैं वन फोर्टियन वाला किस्सा आप लोगों को तो किया था ना मेरे दोस्त वाला हाँ कि एक एमसीक्यूज की वजह से 149 करा वो नहीं मेरे साथ दोस्त नहीं था साथ बैठा हुआ था जिसने एग्जाम दिया है इस टाइम उस लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन आया था कि द मोस्ट कॉमन साइट वेयर वी कैन टेक बोन बायोप्सी बोन मेरो वो ट्रांसप्लांट वाला क्वेश्चन आया था इलियक क्रेस्ट उसका नाम था इलियक क्रेस्ट उसमें एक ऑप्शन था फीमर वो मेरे साथ वाला दूसरे कहते इसमें फीमर आता है अब उधर एग्जामिनर भी खड़ा है मैं उसको कह भी नहीं सकता क्या रिश्ता नहीं है ठीक है एक फीमेल थी और एक मेल और फीमेल उसको कह नहीं इसमें इलियक क्रस्ट है वो मेल कहता नहीं नहीं मैंने कल पढ़ा है फीमेल हाँ वो अयूब होगा ठीक है नहीं अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्जामिनर थोड़ा सा उधर जाए और मैं उसको ठीक कराऊं यार कसम से वो लड़का फिर मेरे साथ उसने मुझे नंबर दिया गपशप हो गई ना ब्रेक में और बाद में मुझे मिस किया कि मैं 149 पे रह गया अगर वो इलियक क्रस्ट लगा था तो उसका 150 हो जाते तो ये देखो एक चीज मैटर करती है एक एमसीक्यू मैटर करती है और ये नहीं है कि किसी ने 149 लिया तो नम्स वाले कहते चलो आप बहुत थोड़ा अच्छा पढ़ो तो आप हफ्ते बाद आके दोबारा देना और जिसने सब लिया है उसको कह तू 2 साल बाद आके देना इस तरह तो नहीं है ना एग्जाम डेट और डे सेम होता है तो ये भी खुद को मतलब तवक्कुआत होना देखे यार बस 2 नंबर से रह गया तो दफा कर जाऊंगा ठीक है ना तो कुछ लोग है 140 लेते हैं और फिर पढ़ते नहीं है फिर 100 भी क्रॉस भी करते हैं एवरी एग्जाम इज अ न्यू एग्जाम सही बात ठीक है तो जीरो से इंशाल्लाह इस तरह स्टार्ट लेंगे तो अब हीरो बन जाएंगे तो देख एक एमसीक्यूज का तब पता चलता है जब रिजल्ट आ जाता है ना तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आ सकती है यार 100% रिजल्ट आ सकती है लेकिन अगर आप लोग चाहो तो यहाँ जाने के बाद पढ़ते हो ना सारे हाँ कितने घंटे जितना टाइम होता है सोने तक 2-3 घंटे पढ़ते हैं नहीं 2 बजे तक हम पढ़ते हैं वो और बात है अयूब मेरा टाइम सेट करता है कब के लिए आता है क्या पढ़ते हो 2 बजे तक आप पढ़ते क्या यार मैं लिस्ट दूंगा साथ में पता चल जाएगा उसमें ठीक है अयूब टाइम जाया ना ओके करे इधर देखें अयूब के पीछे एंडोथेलियल सेल के ऊपर यहाँ पे जो है ना थर्ड स्टेप में एक और प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाता है दैट इज कॉल्ड सिल्वर एडहेशन मॉलिक्यूल एन एंडोथेलियल सेल फोटो नहीं बनाया दिस इज कॉल्ड सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल और यहाँ पे जो रोलिंग कर रही है क्या न्यूट्रोफिल इस एडहेशन मॉलिक्यूल के लिए साइड बाय साइड न्यूट्रोफिल पर एक और चीज एक्सप्रेस हो जाती है दैट इज नोन एज इंटीग्रिन उसका नाम क्या है इंटीग्रिन नाम है अब देखिए अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड द एंडोथेलियल सेल अगर न्यूट्रोफिल का इंटीग्रिन एंडोथेलियल सेल के सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाए अटैच हो जाए इस स्टेप को हम क्या कहते हैं क्लियर है लेकिन जो सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल है ना आप लोग खुद बताए एंडोथेलियल सेल से कौन एक्सप्रेस कर रहे हैं IL1 and TNF याद है IL1 और TNF के हमने 3 फंक्शन पढ़े थे एक था इन्फ्लेमेशन में फीवर कराता है दूसरा हमने क्या पढ़ा था अप रेगुलेशन ऑफ सेलेक्टेम कराता है और तीसरा ये पढ़ा था कि अप रेगुलेशन ऑफ सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल कराता है तो देखो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है ना इसलिए पूछे जाते हैं कि TNF और IL1 का काम क्या है और इसका ओरिजिन क्या है TNF और IL1 कम फ्रॉम मैक्रोफेज वो कहां से आते हैं मैक्रोफेज से आते हैं क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि TNF and IL1 हेल्प इन रोलिंग
रोलिंग में काम कर सकते हैं, हाँ रोलिंग नो कर सकते हैं यार। एक रोलिंग किसको कहते हैं वैसे? हाँ नजम भाई, रोलिंग मैंने ये पढ़ा था कि जब ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल पे सलायाइल लिविस एक्स बॉडी ये किसके सेलेक्टेंट के साथ मिले तो उसको हम रोलिंग नहीं कहते क्या? तो रोलिंग सेलेक्टेंट के बगैर रोलिंग पॉसिबल है नहीं। तो इस सेलेक्टेंट को एक्सप्रेस करने का काम कौन करा था? TNF एंड IL1। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि TNF एंड IL1 हेल्प इन रोलिंग, यस, बाय एक्सप्रेसिंग सेलेक्टेंट। और ये कह सकते हैं कि TNF IL1 हेल्प इन एडहेशन, यस, बाय एक्सप्रेसिंग सिमिलर एडहेशन मॉलिक्यूल। इस तरह का क्लियर है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो मैं फिर से यहाँ पर जो है ना, हम अब ये मार्जिनेशन का तो पता चल गया है ना कि मार्जिनेशन का मतलब क्या है। इधर देखिए सारे, हाँ इसके बाद स्टेप क्या पढ़ा था? रोलिंग स्टेप के अंदर दो बंदों का लेन देन है, वन इज न्यूट्रोफिल, अभी और भी इजी करा था, और एक एंडोथेलियल सेल, ये दोनों है ना। अब इधर देखिए एंडोथेलियल सेल के ऊपर रोलिंग में क्या चीज एक्सप्रेस होगा? सेलेक्टिन, और यहाँ पर सायानाइल लिविस एक्स बॉडी, बस ये याद रखना है कि when cyanide leaves X and neutrophil attached to the selectin of endothelial cell, that step is called of rolling। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एडहेशन। एडहेशन के अंदर दो बंदों का फिर लेन देन है, वन इज न्यूट्रोफिल, वन इज एंडोथेलियल सेल, यही दो चीजें हैं ना, एंडोथेलियल सेल। न्यूट्रोफिल पे इस स्टेप के अंदर क्या चीज एक्सप्रेस होगा? इंटीग्रिन, और इस स्टेप में सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल। इसमें यार इतना डिफिकल्ट हो रही है ना, यही चीजें पूछते हैं, और ये अलग अलग एमसीक्यू है। इन केस ऑफ रोलिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड बाय एंडोथेलियल सेल? आंसर इज सेलेक्टिन। एडिशन के अंदर एंडोथेलियल सेल पे सेलेक्टिन की वजह क्या चीज एक्सप्रेस होगी? सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब कभी कभार जो है ना, बालों का बच्चों में एक डिफेक्ट होता है। बालों का जब बच्चे पैदा होते हैं ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, बालों का बच्चे बाय बर्थ पैदा होते हैं तो उन बच्चों में न्यूट्रोफिल के ऊपर इंटीग्रिन नहीं होता। क्या नहीं होता? इंटीग्रिन। जब इंटीग्रिन नहीं होगा, इंटीग्रिन हेल्प इन रोलिंग और एडिशन, एडहेशन। ओके, व्हाट इज ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। तो न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट है कि नहीं है? न्यूट्रोफिल इज अ WBC एंड इट इज अ ल्यूकोसाइट। तो देखो कभी कभार जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके न्यूट्रोफिल पे क्या चीज एक्सप्रेस नहीं होती? इंटीग्रिन। अगर इंटीग्रिन बच्चों में पैदा नहीं हो, मतलब नहीं एक्सप्रेस होगा, तो अगर उस बच्चे को थोड़ा सा कट लग जाए तो उस कट के लिए हमने तो विस्तर से क्या लेके जाने हैं? न्यूट्रोफिल। तो अगर न्यूट्रोफिल एडिशन नहीं करेंगे, कैन न्यूट्रोफिल रीच टू द साइट ऑफ इंजरी? नो। तो उस बच्चे में बार बार रिकरेंट क्या हो जाएंगे? इन्फेक्शन हो जाएंगे। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशिएंसी। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशिएंसी, a congenital disorder in which there is defect in the integrin, that is known as leukocyte adhesion deficiency। ये डिसऑर्डर लेके स्ट्रिप के साथ, इस स्ट्रिप के साथ कंजेनिटली एक डिजीज आता है, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं उसको? ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी। ल्यूकोसाइट का यहाँ पे मतलब क्या है? न्यूट्रोफिल है। ओके, इसको इसका डेफिनेशन लेके मैं बताता हूँ। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। This is an autosomal recessive disorder due to defect of integrin protein on neutrophil। ठीक है ना? Due to defect of integrin protein on neutrophil। या defect या deficiency दोनों से हैं। या तो होता नहीं है, या अगर होता भी है तो वो एडिशन मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है ना? Due to the defect of integrin protein on neutrophil। ठीक है ना? ऐसी डिसऑर्डर जिसमें बच्चे के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिवली इंटीग्रिन प्रोटीन की क्या हो? डिफेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी कहते हैं।
नीचे लिखते जाए दिस डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये सेंटेंस ना भूलना इसके अंदर डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड डिलेड सेपरेशन ऑफ बस ये क्वेश्चन में यही न भूलना वो लोग यही पूछेंगे कि एक बच्चा है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड डिलेड हो चुका है सेपरेशन से तो ये कौन सी डेफिशिएंसी है डिलेड ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है यहाँ पे कहाँ पे रुक गए सारे सही है कि नहीं दिस डेफिशिएंसी कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे लिखे ये एक पॉइंट हुआ नीचे इस तरह रिकरेंट इन्फेक्शन ठीक है और नीचे एक और लिखे इंक्रीज न्यूट्रोफिल इंक्रीज ब्लड में न्यूट्रोफिल क्या होंगे ज्यादा और लास्ट में लिखे लेक ऑफ पस और पेपर में पता है ये पहला वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है एमसीक्यूज में पिक करने के लिए और लास्ट वाला बस ये दो चीजें हैं मैं बताता हूँ कि इसका सीरियल कैसे रहेगा लेकिन पहले लेके देखो ल्यूकोसाइड एडिशन डिफिशिएंसी ये इंटीग्रिन डिफेक्ट की वजह से बच्चों में होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है इसके अंदर 4 चीजें हैं इस बच्चे में डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड रिकरेंट इन्फेक्शन इंक्रीज न्यूट्रोफिल इन लेक ऑफ पस इन चीजों के साथ जब भी बच्चा पैदा हो जाए तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या है ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी है अब सारे इधर देखें मिनी डायग्राम को देखें फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल पे तो ये न्यूट्रोफिल है समझ आ गई ना इधर देखें सारे इंजरी तो यहाँ पे हुआ है ना इंजरी के लिए तो हमने न्यूट्रोफिल को वेसल से निकालना है एट द साइट ऑफ इंजरी तक पहुंचाना है ये बात समझ आ रही है नहीं सारे इधर देखें न्यूट्रोफिल पे क्या चीज एक्सप्रेस होगा ड्यूरिंग एडिशन इंटीग्रेशन क्या चीज इंटीग्रेशन और एंडोथेलियल सेल पे एडिशन सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल इस तरह है ना अब इधर देखिए हम कहते हैं कि अगर बच्चे में बाय बर्थ डिफेक्ट आ जाए किस चीज के अंदर इंटीग्रिन प्रोटीन में तो न्यूट्रो और यहाँ पे बच्चे को ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रहा है इन्फेक्शन के दौरान तो बोन मेरो न्यूट्रोफिल ब्लड को ज्यादा देंगे लेकिन न्यूट्रोफिल मार्जिनेशन भी करेगा न्यूट्रोफिल रोलिंग भी करेगा लेकिन न्यूट्रोफिल किस चीज के अंदर स्टक हो जाएगा एडिशन नहीं करेगा तो अगर इंटीग्रिन ना हो बच्चे में इंटीग्रिन कैन इट इज अटैच्ड टू द सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल तो अगर ये अटैच नहीं होएगा कैन न्यूट्रोफिल रीच टू द साइट ऑफ इंफेक्शन तो ये इन्फेक्शन हील नहीं होगा लेकिन टॉप पर उसको बार-बार क्या होंगे इन्फेक्शन इसलिए उसको क्या कहते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रोफिल due to lack of and defect of adhesion step neutrophil cannot reach to the site of injury इसलिए बच्चे को बार-बार क्या होते हैं इन्फेक्शन 1 पॉइंट दूसरी पॉइंट है कि ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलेंगे कि कम ज्यादा इंक्रीज न्यूट्रोफिल ब्लड के अंदर ज्यादा मिलेंगे हम न्यूट्रोफिल चेक करेंगे वो ज्यादा मिलेंगे लेकिन फिर भी जो इन्फेक्शन है वो हील नहीं होएगा क्योंकि वो न्यूट्रोफिल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंचता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है इंटीग्रिन प्रोटीन नहीं है समझ आ गई क्या नहीं तो न्यूट्रोफिल तो ज्यादा मिलेंगे लेकिन जिस इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलते हैं तो हमें ये पता होता है कि न्यूट्रोफिल की वजह से क्या बनेगा पस बनेगा ये एक ऐसा डिफेक्ट है ना ये पेपर में इसलिए ट्रिक में देता है कि एक ऐसा डिफेक्ट है कि न्यूट्रोफिल के ज्यादा होते हुए भी उस एरिया में पस नहीं बनेगा तो न्यूट्रोफिल तो सर्कुलेशन में बढ़ते हैं लेकिन पस तब बनेगा जब न्यूट्रोफिल अगर बैक्टीरिया को मारे तो डेड बैक्टीरिया और डेड न्यूट्रोफिल की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं पस कहते हैं तो अगर न्यूट्रोफिल वेसल से एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच ही नहीं सकता तो कोई पस बनेगा नो सो ऐसा डेफिशिएंसी बताए जिसमें न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ भी जाए लेकिन फिर भी देयर इज नो पस एट ऑल दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइड एडिशन क्लियर है कि नहीं तो ये जो है ना ल्यूकोसाइड एडहेशन डेफिशिएंसी इज अ ऑटोसोमल डिफेक्ट in which there is problem in phagocytosis in case of acute infection in which step adhesion step adhesion के साथ एक डिफेक्ट इसलिए पढ़ाया क्लियर है कि नहीं नाउ क्वेश्चन ये है देखो न्यूट्रोफिल इधर सर्कुलेटिंग लेवल में ज्यादा है
लेकिन ये साइट ऑफ इन्फेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब नहीं पहुंचेंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव ज़्यादा करेगी, तो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करेगी, और न्यूट्रोफिल ना होने की वजह से वहाँ पे क्या नहीं बनेंगे, पस नहीं करेंगे। लेकिन आज के बाद किसी से ये पॉइंट मुझे कोई नहीं बताएगा कि डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कार्ड का क्या मतलब है। जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा, तो उसकी अम्बिलिकल कार्ड होता है ना, अम्बिलिकल कार्ड, बच्चा पैदा होने के बाद उस अम्बिलिकल कार्ड को हम क्लेम कर देते हैं ताकि उसको हम कट कर दें, ठीक है ना। अम्बिलिकल कार्ड को क्या करते हैं, क्लेम। तो इसको अगर हम क्लेम करेंगे, व्हाई वी आर कटिंग, अगर हम अम्बिलिकल कार्ड को कट करेंगे तो पहले उसको हम क्लेम करना पड़ेगा कि नहीं, इसको होल्ड करेंगे। जब होल्ड करेंगे तो वहाँ की ब्लड फ्लो को हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ब्लड फ्लो जब स्टॉप हो जाए तो वहाँ के नियर बाई सेल को अम्बिलिकल कार्ड के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। सो वी वांट नेक्रोसिस ऑफ दैट एरिया। समझ आ गई कि नहीं। हम ये अम्बिलिकल कार्ड क्लेम की वजह से जो है ना नियर बाई सेल की क्या करा देते हैं, नेक्रोसिस करा देते हैं। तो जब नेक्रोसिस करेंगे हम तो फिर जो है ना सेल जो है ना क्या करेंगे, नेक्रोसिस की टाप पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। कल हमने दो स्टिमुलस पढ़े थे कि स्टिमुलस दो स्टिमुलस है जो इन्फ्लेमेशन कराएंगे, वन इज एक्यूट इन्फेक्शन, अनदर इज नेक्रोसिस। अम्बिलिकल कार्ड क्लैंपिंग के बाद जब नियर बाई सेल डेड हो जाते हैं तो वहाँ के नियर बाई सेल में क्या हो जाएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है, इधर देख सारे थोड़ा सा, ये वैसे पीट्स का एक क्वेश्चन लेकिन फिर आप लोग के जनरल पेटों में है। फॉर एग्जांपल ये अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल कार्ड को हम बाहर से क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। तो अगर इस एरिया को हमने इस तरह क्लेम किया तो ब्लड फ्लो टू दिस पार्ट क्या है, कम। तो अगर ब्लड फ्लो टू नियर बाई अम्बिलिकल कार्ड से कम हुआ तो यहाँ के सेल की क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। और जहाँ पर भी नेक्रोसिस होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन।